हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आपको थंबनेल से लग रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सोच है या जिनके देखने का नजरिया जो है वह सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर तक ही वह सोच पाते हैं। उससे आगे ऊपर क्या कुछ बन सकते हैं उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं लगता है। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए बहुत से बच्चे जो है वह ड्रीम अपने अंदर संजोए बैठे हुए हैं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले एक पात्रता परीक्षा होती है जिसका नाम है नेट एग्जाम। नेट एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है जो पात्रता संबंधी एग्जाम है। उसके अलावा ही एक सेट इस एग्जाम जो है वह प्रत्येक राज्य में कंडक्ट करवाती है वहां की एजेंसी जो होती है वह, ठीक है, और उसका नाम है सेट। लेकिन सेट और नेट दोनों में यही फर्क होता है कि सेट जो है वह संबंधित जिस राज्य से आपने उत्तीर्ण किया है वह सेट डिग्री उसी राज्य की कोई वैकेंसीज होगी तो वहीं पर वह काम लगेगी। अदरवाइज अदर स्टेट में कोई एग्जाम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का निकलता है तो वहां पर आप उस सेट के माध्यम से अदर स्टेट में नहीं जा सकते हो। लेकिन नेट एक ऐसी डिग्री या एक ऐसी पात्रता परीक्षा है जिसको उत्तीर्ण करने के बाद जो है वह आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होती है तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आइए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा जो है वह क्या है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसके अलावा इसके एग्जाम कब होते हैं, और वर्तमान में जब इसकी बात करते हैं इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें 3 टाइप की कैटेगरीज आती है ना, और वह कैटेगरी क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही एक सर्टिफिकेट का डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा कि इस सर्टिफिकेट में जो 3 कैटेगरीज हैं सर्टिफिकेट की वह क्या है और कौन सा सर्टिफिकेट या कौन से लेवल किस लेवल का एग्जाम क्लियर होने के बाद हम किस एग्जाम के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यूजीसी नेट का एग्जाम आप देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि आपका यूजी का मतलब है जो आपका बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, ये बैचलर जो एग्जाम है वह क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप मास्टर डिग्री जो है उस मास्टर डिग्री में आपने एडमिशन जो है वह ले लिया होना चाहिए। ये इसका थोड़ा सा एक क्वालिफिकेशन है। नेट क्या आप पीजी में प्रवेश लेने के बाद, एक क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि सर क्या पीजी में प्रवेश लेने के बाद हम नेट एग्जाम दे सकते हैं, और उस समय हमारे पास पीजी की डिग्री तो होती नहीं है, इन केस हम नेट क्लियर कर लेते तो हमें डिग्री वो मार्कशीट या वो डिग्री मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से आपके डाउट्स हैं। कुछ डाउट्स जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहला हम बात करेंगे वह है इसकी क्वालिफिकेशन। यूजीसी नेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की कि कितनी एज है वह इसमें कितनी एज तक जो है वह ये एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वह जेआरएफ के संदर्भ में है ना, जेआरएफ के संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी टाइप्स यानी जो पात्रता संबंधी जो प्रकार हैं, 3 प्रकार से अलग अलग रूप में इसकी पात्रता होती है, उसको सर्टिफिकेट जो है उसको हम जब समझेंगे तब ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आपका आता है कि पीजी में प्रवेश लेने के बाद यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं अथवा नहीं, अर्थात आपने जो है आपका बैचलर डिग्री है वो आपने क्लियर कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं और आपका क्लियर हो जाता है तो वह आपकी डिग्री काम आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितने टाइम बाद आएगी, ये सारी चीजें पर हम चर्चा करेंगे। एक ये जेआरएफ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल के कारण अपनी जो स्टडीज है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वह अपनी स्टडीज को रोक करके फिर उन्हें कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना होता है। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेआरएफ। जेआरएफ जो है वह एक फेलोशिप है, उसमें आपको फेलोशिप के साथ में ही आपको पीएचडी जो है उस पीएचडी में आपको प्रवेश लेना होता है और आपका जो शोध संबंधी कार्य है उस कार्य को करना होता है, और इसके लिए आपको जो है उसकी एवज में जो है वह जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है उसके आधार पर। और ये जो फेलोशिप है वह एक अच्छा अमाउंट है जिसके उस अमाउंट के आधार पर आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हो और आप जो है एक पीएचडी की जो डिग्री है उसको भी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम जो है वह पास करने के बाद क्या हम पीएचडी कर सकते हैं अथवा नहीं, वो आप जब ये एलिजिबिलिटी टाइप्स को हम देखेंगे तब वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
सबसे पहली चर्चा करते हैं वह है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका बैचलर क्लियर होना चाहिए और आपका पीजी जो है उस पीजी में प्रवेश आपने ले लिया हो, तो वह कैंडिडेट जो है वह यूजीसी नेट एग्जाम दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यूजीसी नेट एग्जाम जो है वह किस सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, तो ये चीज आपने जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। अर्थात यूजीसी नेट यूजीसी नेट आप जिस सब्जेक्ट में दे रहे हो वह सब्जेक्ट और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, वो दोनों चीजें जो है वह मैच होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन, अर्थात आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर के बाद आपने पीजी में एडमिशन ले लिया होगा, तो वह कैंडिडेट जो है वह इस यूजीसी नेट के लिए योग्य है। इसके बाद एज लिमिट। एज लिमिट के लिए क्या है कि जेआरएफ के लिए है ना, जेआरएफ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट है कि 30 साल तक, है ना। 30 साल जो है उससे ज्यादा वाला कैंडिडेट जो अगर है तो वह जेआरएफ के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी आयु सीमा के संदर्भ में 5 साल की छूट दे रखी है और वह उनके लिए दे रखी है कि एसटी, एससी, ओबीसी आदि और महिला अभ्यर्थी इनके लिए 5 साल की जो है वह आयु में छूट दे रखी है। अर्थात जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो रिजर्व कैटेगरीज का कोई अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, तो वह अगर जेआरएफ के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए 35 साल तक की छूट है। अर्थात वह 35 साल तक वह जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकता है। और नेट के लिए कोई आयु सीमा की किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नेट एग्जाम के लिए नहीं है। ये जेआरएफ के लिए थोड़ा सा ये चीज याद रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 30 साल से कम है तो आप जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप 30 साल से ऊपर जो है वह हो गए हो तो आप जेआरएफ के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व कैटेगरीज और महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो जेआरएफ की एज है वह 35 साल है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हो तो आपको जेआरएफ के लिए आवेदन करना चाहिए। अब जेआरएफ किसकी होगी उस चीज को भी हम यहां पर क्लियर कर देते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें जिसमें पीजी हो रखा है आपका, उसमें जो टॉप जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो टॉप रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनकी जेआरएफ होती है। ठीक है। और उन्हें फिर वह फेलोशिप भी मिलती है। फिर एलिजिबिलिटी टाइप जब सर्टिफिकेट देखते हैं तब देख लेंगे इसको। पीजी में प्रवेश लेने के बाद यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं अथवा नहीं। देखिए, पीजी में एक बार आपने प्रवेश ले लिया, जैसे आपका पीजी फर्स्ट ईयर हुआ और उसके बाद आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। नियम यह है कि आप यूजीसी नेट में जैसे ही पीजी में आपने प्रवेश लिया, इन केस आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आपको तब जो है वह प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके बाद जब आप 2 साल में आपकी पीजी की जो डिग्री है वह 2 साल के अंदर आपको सबमिट करानी होगी और उसके सबमिट कराने के बाद जो है वह आपका जो सर्टिफिकेट है नेट का वह आपको जारी होगा। इसलिए अगर आप, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर अभी नेट की एग्जाम नहीं देने, क्यों नहीं देने, तो अभी तो मेरा पीजी चल रहा है 2 साल बाद दूंगा, नहीं, इस अंधकार में या इस वहम में मत रहिए। आप अगर सपना देख रहे हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए आप जो उसका फर्स्ट स्टेप है वह है नेट या सेट। तो नेट एग्जाम को आप क्लियर कर लीजिए और उसको नेट को आप जब आप पीजी कर रहे हैं उसी समय आप कर लीजिए इसको क्लियर। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं, मैंने भी जब नेट का क्लियर किया था तो वो मैंने पीजी फर्स्ट ईयर, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर में, तभी मैंने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया था। और वह डिग्री जो है वह मुझे नहीं मिली थी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर मिला था, लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही मैंने मेरी पीजी की डिग्री सबमिट की और मुझे वो मेरा सर्टिफिकेट मिल गया था। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप पीजी में हैं तो पीजी के साथ में ही आपको नेट की तैयारी भी कर लेनी है ताकि ये एग्जाम पीजी के साथ साथ में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जेआरएफ क्या है उस चीज को अपन ने पहले क्लियर कर दिया है। अब पीएचडी जो सर्टिफिकेट है वह ई सर्टिफिकेट कैसा आता है, उस पर ये इस तरह का सर्टिफिकेट आता है। अब इसमें क्या है, 3 कैटेगरीज हैं। अवार्ड,
तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। दूसरा है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरा चेकबॉक्स है एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। ये तीन चीजें हैं। और आप जब फॉर्म भरते हैं या जब सर्टिफिकेट को देखते हैं तब भी ये चीज कंफ्यूज हो जाती है कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले अगर आपके ये तीन चेक बॉक्स में पहला चेक बॉक्स अगर राइट है तो इसका मतलब यह है अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, अर्थात आपका जो ये सर्टिफिकेट है वह आपने इस एग्जाम में जेआरएफ को प्राप्त किया है। जेआरएफ आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी जो कोर्स है उस पीएचडी कोर्स में एनरोल हो जाओगे, अदरवाइज आपको जेआरएफ तब उससे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले चेक बॉक्स में राइट है, इसका मतलब यह है कि आपकी जेआरएफ भी क्लियर हो गई है और आप जो है वह एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला ये चीज। दूसरा जो चेक बॉक्स है वह यह है कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपके फर्स्ट चेक बॉक्स में राइट नहीं है, सेकंड चेक बॉक्स में राइट है, तो इसका मतलब यह है कि आप विभिन्न स्टेट के द्वारा कंडक्ट होने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप इस चेक बॉक्स में आपका राइट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। तीसरा चेक बॉक्स है वह यह है कि एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, ठीक है, नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। अब अगर ये तीसरा चेक बॉक्स राइट है इसका मतलब यह है कि इसमें आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही पात्र हैं, न तो जेआरएफ के लिए पात्र हैं और न ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हैं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल आपके इस चेक बॉक्स में राइट हो कर रखा है कि एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, तो इसका मतलब यह है कि आप न तो जेआरएफ के लिए पात्र हैं न असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए पात्र, आप सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो पीएचडी कोर्स है उस पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए ही ओनली पात्र हैं। अब एक फिर हमारे दिमाग में एक जहन में प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या हमारा इस चेक बॉक्स में राइट है एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, तो क्या हम किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाकर के पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी हमें पीएचडी करवा देगी? नहीं, इसके लिए भी प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है उसके पृथक पृथक नियम है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं वह इसके आधार पर, इस नेट की डिग्री के आधार पर, इस नेट के सर्टिफिकेट के आधार पर आपका एडमिशन कर लेती है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट और थोड़ी सी अगर भीड़ ज्यादा है तो एक इंटरव्यू, इसके आधार पर आपका एडमिशन कर लेती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जहां पर इस सर्टिफिकेट के साथ में ही आपके पास में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम को भी आपको क्लियर करना है और इसके बाद इंटरव्यू, उसके आधार पर वह पीएचडी में जो अभ्यर्थी है उनका चयन करती है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अपना अलग नियम है, इसके लिए पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज के कोई ऐसे गाइडलाइन नहीं है कि इस आधार पर इनका प्रवेश लिया जाए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस सर्टिफिकेट पर भी एडमिशन ले लेती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर भी होता है, साथ में इंटरव्यू भी होता है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, तो इसमें आपके इस चेक बॉक्स में अगर राइट है तो इसका मतलब यह है कि आप पीएचडी के लिए कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो अगर उस यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स हैं उस रूल्स में अगर ये चीज आ रही होगी तो। अदरवाइज नहीं है तो वो अपना एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के साथ में इंटरव्यू भी ले सकते हैं और उस आधार पर आपका पीएचडी में जो एडमिशन है वह एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज की इस क्लास में जो बात की वह पीएचडी से रिलेटेड, पीएचडी किसको करनी चाहिए, अगर आपका ड्रीम, एक ये प्रश्न भी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर पीएचडी क्यों करें या पीएचडी किनको करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर आपका ये सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करनी चाहिए और मस्ट है उसके लिए। और अगर आपका अभी भी कोई टारगेट बना हुआ नहीं है कि मेरे को पता नहीं मेरे को कहां जाना है, क्या करना है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको एक अच्छी और ड्रीम अगर आप देख रहे हो एक अच्छी पोस्ट का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बेस्ट है। इसका सिलेबस भी बहुत सुलझा हुआ है, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा इसका सिलेबस है।
तो आप उस जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट के सिलेबस को देखिए, उसमें आपको क्या लगता है किस में तैयारी ज़्यादा करनी है, किस में नहीं करनी है, उसका एक क्राइटेरिया तैयार कीजिए और फिर अपनी तैयारी जो है उस तैयारी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और एक अगर आप बेरोजगार हैं या फिर आपके पास कोई जॉब नहीं है या फाइनेंशियल स्ट्रगल से अगर आप जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास जेआरएफ जो है वह एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि जेआरएफ के माध्यम से आपको थोड़ा फाइनेंशियल अर्निंग होगी, जिससे आपकी जो पीएचडी है वो पीएचडी भी चलेगी और आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल है थोड़ा सा कम होगा। और इसके बाद अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका कम होगा तो देन श्योर आप जो है वह अपना दिमाग अपनी स्टडी में लगा पाओगे, ठीक है। इसलिए जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, उससे आप हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर से संबंधित और इसके साथ में नेट से संबंधित जितनी कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वह आप तक पहुंचा दी जाएगी। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।